चलिए देखिए, CMA फाउंडेशन में चैप्टर 1 में आप लोगों का बहुत सारा झमेला रहता है। ठीक है, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ऑलरेडी एक रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी जल्द अपलोड होने वाला है। ये जो पोर्शन है, जो इंट्रोडक्शन है, जो 10% वेटेज कैरी करता है, इसको लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि इसको चैप्टर को पढ़ना कैसे और इस चैप्टर में क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, MCQ के लिए। मैं आपको बहुत ही थरो वे में इस चीज़ को बता दूंगा एंड विद इन 30 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 30 मिनट्स में आपका 10 मार्क्स आपके सामने रहेगा, इसीलिए एकदम कंसंट्रेट करके ये वाले पोर्शंस को कंप्लीट करिएगा। वीडियो पढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने इंस्टीट्यूट मैट के चैप्टर 1 को खोल लीजिएगा और जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा मार्क करके ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 जो है बेसिकली डील करता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या चीज़ का? ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉ। सबसे पहले जो MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ क्या होता है, इसका डेफिनेशन किसने दिया है। लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द सोसाइटी। ये दिया कौन है? HLA हर्ट। ये याद रखिएगा नाम कि लॉ जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है बेसिकली जो सोसाइटी को दिया जाता है। ये डेफिनेशन एग्जैक्टली कौन दिया, बस आपको वो याद रखना बेटा। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा एकदम दिमाग लगा के कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? लॉ का सोर्सेज के बारे में पूछ रहा है। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है वो कहाँ से पैदा होता है, हम लोग इस लॉ को किस वे में पढ़ते हैं, इसका सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोग इस लॉ को निकाल के पढ़ते हैं, ये लॉ बनता कहाँ से, कैसे, क्या क्या यूज़ होता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ को डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया? बोला कि सोर्सेज ऑफ लॉ में नंबर 1 आता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कोर्ट सिस्टम एंड लेजिस्लेशंस। ठीक है, अब एक एक को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान से समझना, जो सोर्सेज ऑफ लॉ है बेसिकली एक तरह का आपको समझना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब कानून कैसे बनता है, बिल पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा के थ्रू वो लॉ बन के आता है। कोर्ट सिस्टम, जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का सबसे हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है, उसके द्वारा दिया गया डिसीजन भी कानून बन के साबित होता है। अगर मैं इसको रिलेट करूं मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष केस से, जिसमें ये बोला गया था कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आप एक तरह का वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, तो एक तरह का कानून बन गया था। एंड कुछ और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस के भी कुछ पोर्शंस रहते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें ये चीज़ समझते ये सब क्या है। अब आपको जो मैं मार्किंग वे में बोलूँगा आप प्लीज़ उस वे में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 तरह के लॉ को यहाँ मार्क करिएगा। एक होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली खुद के बिलीव और बेसिकली ये कस्टम्स के द्वारा प्रैक्टिस किया गया लॉ होता है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हम लोग कस्टम्स मतलब चला आ रहा है ये प्रथा, तो वो हमारा खुद का पर्सनल लॉ हुआ जाता है। ठीक है, हम लोग का खुद का पर्सनल लॉ बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पूजा कैसे करना है, क्या प्रथा मेंटेन करना है, कब नहीं करना है। आप लोग का भी बहुत सारा लॉ है, कानून है ड्रामा वाला कि मंगलवार नहीं खाना है, नॉनवेज, थर्सडे नहीं खाना है, ये पर्सनल नाटक है। मतलब बेसिकली आप लोग अपने अनुसार उसको बांट लेते हो। ठीक है, अपना एक खुद का प्रैक्टिस है। सोमवार खाएंगे क्योंकि महादेव बुरा नहीं मानेंगे, मंगलवार हनुमान जी का है तो बुरा मान जाएंगे तो नहीं खाएंगे, ये सब नाटक है। तो बेसिकली पर्सनल लॉ मतलब जो कस्टमरी लॉ है हम लोग फॉलो करते हैं। अब उस हिसाब से हम लोग कस्टम्स में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे कोई लोग शादी करता है, हिंदुओं में शादी, वो सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र लगाना, ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है कोई एक्ट में कि पहले स्टेप ये करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप ये करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कस्टम्स जो चला आ रहा है। ठीक है, फिर कुछ लॉ होता है जो ऑर्डिनेंस में पास होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो ऑर्डिनेंस दिया गया आर्टिकल 13 में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, ये सब एक पर्सनल लॉज है। ऑर्डिनेंस ऑफ द मेंशन लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और कैसे होता है। आर्टिकल 13 में मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉ में क्या होता है ना,
जिस तरह हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह लॉ बनाने के लिए 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1 इज लेजिस्लेटिव, ठीक है। नंबर 1 इज व्हाट? लेजिस्लेटिव, ठीक है। नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशियरी, ठीक है। तो 3 तरह का बॉडी होता है। नंबर 1 होता है क्या? लेजिस्लेटिव, नंबर 2 होता है एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 होता है जुडिशरी। अगर मैं और इसको प्रॉपर वे में डिस्कस करूं तो लेजिस्लेटिव में 2 हाउस होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई भी कानून अगर बनता है, जैसे आप बोले ना लेजिस्लेटिव इज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो पहले ना बिल बनता है। पहले क्या बनता है बताइए? बिल बनता है। सो यस, लेजिस्लेटिव में पहले लोकसभा राज्यसभा में जो भी बिल पास होता है तो पहले ये बिल पास होता है, ठीक है। अब ये बिल होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं इस बिल का बात करता हूँ, अब इसको क्या हुआ, एक सेकेंड। सो बेसिकली हम लोग यहीं थे कि पहले बिल बनता है, फिर वो बिल एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है साइन करके, और वो बिल एक्ट बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय लॉ, तो देखिए लॉ का ना बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे लॉ का मतलब, लॉ एक बिगर टर्म है, राइट। तो लॉ का मतलब एक्ट भी होता है, लॉ का मतलब रूल्स भी होता है, लॉ का मतलब रेगुलेशंस भी होता है, लॉ का मतलब बाई लॉज भी होता है, और लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस भी होता है। एक्ट का मतलब आप समझ गए, जो आप लोग एक्ट पढ़ते हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे रिलेटेड कुछ भी रूल्स, जैसे प्रोसीजर बताने वाला कि वो एक्ट में जो जो लिखा है वो कैसे वो रूल्स में लिखा रहता है। रेगुलेशन हो जाता है कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ जिसको वो रेगुलेट करता है, वो लोग रेगुलेशंस देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिक्योरिटीज़ में, कंपनी अगर शेयर इशू करता है, बेचता है, तो कंपनी को एक बॉडी का बात सुनना पड़ता है जिसका नाम है सीबी रेगुलेशंस, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत सारे, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले को IRDA रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, तो ये सब रेगुलेशंस। अब ये जैसे सेबी हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, इन लोग का खुद का जो खुद को गवर्न वाला लॉ होता है उसको बाई लॉज बोलते हैं। फिर दूसरे तरफ आता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, बच्चा लोग सुनो ना, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर लॉ बनना है तो 2 हाउस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है सेशन में, लोकसभा राज्यसभा, बिल पास होगा। अगर इमरजेंसी पड़े और कभी भी मतलब ज़रूरत पड़े तो क्या करता है ना, प्रेसिडेंट खुद ही एक तो एक्ट मतलब खुद ही लॉ बना सकता है बिना लोकसभा राज्यसभा का सेशन में हुए, उसी को हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में, आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस नहीं होते, आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग बोला ये गया है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, ये सब लॉ का पोर्शन बनता है। अब ध्यान से देखना, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आर्टिकल देखो, आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होता, आर्टिकल होता है। आर्टिकल 2, 1, 3 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया ऑर्डिनेंस पास करने का, जैसे मैंने बोला आपको। उसी तरह यही सेम पावर गवर्नर ऑफ स्टेट को दिया हुआ है आर्टिकल 2, 1, 3 में। 2 MCQ, आर्टिकल 1, 2, 3 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है ऑर्डिनेंस पास करने का, और आर्टिकल 2, 1, 3 में पावर दिया गया है गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करने का, ठीक है। उसी तरह से जो पंचायत राज होता है वो नोटिफाई किया गया अंडर आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो लोकल लिमिट में रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करे, पंचायत राज बोलते हैं, वो उसके बारे में पावर डेलीगेट किया गया आर्टिकल 243 में। ये 3 MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अभी ना ये लोग हिस्ट्री दे रहा है, एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री है कि सोर्सेज ऑफ लॉ और लीगल सिस्टम क्या रहा है इस हिस्ट्रीज में। अब इसको ना पीरियड वाइज डिवाइड किया गया, एक हो गया एंशियंट पीरियड, एक हो गया मेडिवल पीरियड, एक हो गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड, और एक हो गया इंडियन लीगल पीरियड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एंशियंट पीरियड में तो ये 1500 साल के समय का बात है,
ठीक है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस समय क्या होता था कि ये सब होता था, वेदास होते थे, स्मृतिज होती थी, उपनिषद होता था, अर्थशास्त्र होता था। ये सब मौर्य एम्पायर एरा था जहाँ पे लॉ बनाया जाता था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, पुराने समय में, उस समय के समय मौर्य पीरियड्स था, 1500 एंशिएंट साल माना जाता था, ठीक है। उस समय जो कोर्ट होता था उसको 6 कैटेगरीज में बांटा जाता था। कोर्ट्स उस समय इस तरह का होता था, ठीक है। सबसे पहले आता था कुल्ला। कुल्ला मतलब फैमिली काउंसिल। जैसे कुछ भी झमेला हुआ है ना, तो बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के आपका पहले फैमिली में सॉर्ट कर देते थे, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर श्रेणी होते थे, ये लोग थोड़े प्रोफेशनल काउंसिल जैसा होते थे, ये लोग बैठ के सॉल्व करते थे। फिर होते थे गाना, विलेज असेंबलीज। अब थोड़ा बात इतना फैल चुका है कि अब जैसे कि पहले घर वर में फैमिली ही सॉल्व कर ले तो फैमिली काउंसिल। फिर क्या होता था कि फैमिली अगर नहीं कर पाए तो वो लोग घर में ही किसी एक प्रोफेशनल्स काउंसिल वाले को बुला के सॉल्व करवाते थे, दैट इज श्रेणी। गाना हो गया कि अब घर विरत में होने वाला है नहीं, तो पूरा विलेज को इकट्ठा करके जो बात करके आपके ऊपर डिसीजन ले उसको बोलते थे गाना, ठीक है। फिर आता था अधिकृता। ये एक कोर्ट है जो अपॉइंट कौन करता था, किंग। किंग का अपॉइंट किया हुआ कोर्ट रहता था, ठीक है। फिर सस्ता, ससिस्ता, ये क्या होता है, एक तरह का किंग का कोर्ट रहता है। ये कोर्ट जो है ये किंग का कोर्ट रहता है। और लास्ट होता था निरप्रिया, निरपा। निरपा क्या होता था, किंग्स का कोर्ट। बेसिकली एक ऐसा कोर्ट जहाँ पे किंग बैठ के खुद ही डिसीजन लेता था। तो ये हायरकी मेंटेन्ड है बेटा, ये हायरकी टाइप चल रहे हैं। पहले कुल्ला हुआ, फिर श्रेणी, गणा, अधिकृता, ससिस्ता, नृपा, ठीक है। ये एक तरह का सिस्टम है। आपको इसमें एमसीक्यू में बस यही ध्यान रखना है कि क्या था, ठीक है। फिर आया मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड जो है, मेडिवल पीरियड जो है वो 12वीं सेंचुरी के आसपास आया था। जहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से समझिएगा। इन दिस सेंचुरी जब मोहम्मद घोरी डिफीट कर देता था पृथ्वीराज चौहान को एट द सेकेंड बैटल ऑफ टाटियन 1192 AD में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये सब देखो लॉर्ड डायनेस्टी वगैरह आया था, मुगल रूल, आप समझ लो एक तरह का मुगल रूल आ गया था। फिर पहले तो ऐसे चलता था, फिर एक मुगल रूल आ गया था, ठीक है। फिर ड्यूरिंग सुल्तानत पीरियड में सेवरल कोर्ट होते थे जस्टिस के, ठीक है। अब फिर मुगल पीरियड आया, उसमें भी बहुत सारे कोर्ट होते थे। बस ऐसे ही इतना थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। फिर आया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड, जहाँ पे ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड आया, जो 200 साल तक हम लोग के ऊपर था। पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, ये सब पीपल सक्सीड किए इंडिया में प्रेजेंस करने में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आया, जो हम लोग को जो बोलता है ना ब्रिटिश ने इंडिया पे गुलामी किया, तो ये वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। फिर इस समय जब ब्रिटिश पीरियड आया तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, ये वाला आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया मेयर्स कोर्ट का। वॉरेन हेस्टिंग वॉज विथ हिज जुडिशियल प्लान नोन एज अदालत सिस्टम नाउ। बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्लेस मिला, जो फेमस थे कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। फर्स्ट हाई कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो था वो पहले कैलकाटा में था। ये सब एमसीक्यूज़ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935 में, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लॉ है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो ब्रिटिश के बनाए हुए, इंडिया के बनाए हुए नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो सबसे पहला आता है इंडियन पेनल कोड 1860। ये एक ऐसा लॉ है जो ब्रिटिश के समय से ही बनवाया हुआ है। अभी हम लोग ये सब फॉलो नहीं करते, मतलब फॉलो करते हैं, मतलब उसी समय का बनाया हुआ है, इंडिया नहीं बनाया है इसको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रिटिश पीरियड का ही है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप को अलग किया गया। तो वो सिचुएशन थे, पीरियड वाइज डिवाइडेड थे और पीरियड वाइज आपको पढ़ाया है। जैसे मैं बोला हूँ बस आप उसको उतना ही पढ़ना और मत पढ़ना। फिर कौन सा पीरियड आया, फिर आया इंडियन लीगल पीरियड, जो आज के समय से 1950 से स्टार्ट हुआ। 1950 से क्यों स्टार्ट हुआ, 1940 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 को 26 नवंबर को नॉर्मली क्या था, 1950 को हम लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को गिफ्ट किए थे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में।
अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब क्या था कि बहुत सारे इंग्लैंड लॉज थे, इंग्लैंड कोर्ट्स थे। अब हम लोग को अपना देश का खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना था, क्योंकि उतना देर से ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था। तो अब हम लोग को खुद के ऊपर एक मस्त मस्त लॉ लाना था। तो क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी आया, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया और उसमें मिस्टर बी आर अम्बेडकर को उसका चेयरमैन बनाया गया 29 अगस्त 1949 में। 26 नवंबर को, जिसको एक लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर जिसको लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको लॉ डे बोला जाता है, दैट इज 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1959 को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया, बना के रेडी किया, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने उसको अडॉप्ट किया, और उस दिन रिपब्लिक डे बोल के मनाया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है ना, आप पहले बात समझिए। पहला बात क्या समझने का है कि हम लोग को 4 पीरियड में बांटा गया, एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड एंड इंडिपेंडेंस पीरियड। तो चारों में लॉ का कानून अलग अलग था। तो उसको आपको बस बताया है कि पहले ऐसे किंग कोर्ट्स होता था, कूलाज होता था, फिर उस समय इन लोग का सुल्तान पीरियड में दिल्ली दरबार होता था, उसके हिसाब से सॉल्व होता था। ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे कोर्ट्स को डेवलप किए गए थे। बाद में हम लोग ने आया तो उन लोग के सारे लॉ को हटाया, जो जो ज़रूरत था, जो जो काम का था उसको रखा, बाकी को हटा दिया। ठीक है, तो ये सारा MCQs के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किए थे 26 जनवरी 1950, और ये इस्टेब्लिश हुआ था कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। प्लीज़ आर्टिकल्स पे फोकस करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरफ। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंडिया का अगर बात करें तो जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वो 2 टायर स्ट्रक्चर है, 2 टायर स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, हम लोग का जो देश है इंडिया है, वो एक तरह का क्वासी फेडरल स्टेट है। क्वासी फेडरल स्टेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का भी चलता है और सेंट्रल का भी चलता है, बट येस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर ज़्यादा है इसमें। ठीक है, स्टेट का भी चलता है, सेंट्रल का भी चलता है, तो ये क्वासी फेडरल है, अकेला एक आदमी का नहीं चलता। अब देखो आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट रहेगा हमारा, उसमें एक प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, और 2 हाउस रहेगा, उनको हम लोग बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल को हम लोग लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 168 बोलता है कि हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर रहेगा जिसको हम लोग गवर्नर बोलेंगे, और एक हाउस रहेगा जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, और कुछ हाउस में 2 हाउस रहेगा जिसको हम लोग 1 हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे और एक लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बोलेंगे। प्लीज़ ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग का जो इंडिया है, जो बेसिकली हम लोगों का इंडिया है, जैसे कि मैं बात करता हूँ हमारा इंडिया, ये इंडिया जो है बेसिकली बेटा ये 2 टुकड़ा में है, मतलब 2 टुकड़ा का कंट्रोल है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लोग ने बोला है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आर्टिकल जो लिखा हुआ है 79 में कि एक प्रेसिडेंट का रहेगा और 2 हाउस का रहेगा, 2 हाउस राज्यसभा लोकसभा बिल पास करेगा। ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट का बात किया गया आर्टिकल 168 के अंदर, जिसमें ये बोला गया है कि हर स्टेट में एक गवर्नर रहेगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, जिस तरह यहाँ पे होता है उस तरह। ठीक है, और कुछ स्टेट में 2 हाउस रहेगा, मतलब एक को लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये बताया गया। क्लियर है अच्छी तरह से? अब मेरा बात ध्यान से सुनो, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे MCQ में क्या पढ़ना है, बस ये याद पढ़ना है कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट और 2 हाउस रहेगा, ठीक है, और आर्टिकल 168 में
एक लेजिस्लेचर रहेगा जो गवर्नर और एक लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसिडर रहेगा। फिर बोलता है पावर टू लेजिस्लेट। प्लीज़ मेरा बात ध्यान से सुनना ताकि आपको समझा पाऊँ। आर्टिकल का खेल है सारा, ठीक है, आर्टिकल का खेल है। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 जिसको आपको पढ़ना है शेड्यूल 7 के साथ, ठीक है। यहाँ पे पावर दिया गया है, यहाँ पे पावर दिया गया है गवर्नमेंट को लॉ बनाने का, कि कौन सा गवर्नमेंट कौन सा लॉ बनाएगा। तो 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितना भी मैटर दिया हुआ है उसका लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितना भी मैटर दिया हुआ है आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल 7 में, तो इसका लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह से कंकरेंट लिस्ट में जितना भी मैटर दिया हुआ है उसका लॉ बनाएगा बोथ। तो ये है आर्टिकल 246, ठीक है। इसको बोलते हैं लिस्ट 1, इसको बोलते हैं लिस्ट 2, इसको बोलते हैं लिस्ट 3। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो ये था आपका आर्टिकल 246 में। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन में आर्टिकल्स को लिख लेना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल ऐसे करके लिख लेना है। अब सबसे पहले हम लोग ने देखा कि आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है ऑर्डिनेंस पास करने का, और आर्टिकल 213 में पावर दिया जाता है गवर्नर ऑफ स्टेट को ऑर्डिनेंस पास करने का। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी में ऐसे लिख लेना, आर्टिकल 123 पावर टू प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस, पावर टू प्रेसिडेंट टू पास ऑर्डिनेंस। फिर आर्टिकल, जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको शॉर्ट वर्जन कर दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया, कहाँ गया यार, यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया, आप शॉर्ट वर्जन कर लिए। फिर आर्टिकल 213 गवर्नर ऑफ स्टेट को पावर दिया गया है। तो ऐसे कर करके ना आप नोट्स बना लीजिए। आर्टिकल 213 पावर दिया गया है गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करने का स्टेट में। ऐसे कर करके बनाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आर्टिकल 246 भी मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिकल 246 में हम लोगों को पावर दिया जाता है लॉ बनाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ बिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बेटा, पहले ही बता दिया कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल पास होता है। अब इसमें से क्या पढ़ना है ना, मैं आपको बहुत क्यूट वे में समझा रहा हूँ, बस आप वही पढ़ना, और ऐसे ना पगलाना जैसा मत पढ़ना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो पढ़ना। एक तो पढ़ना आर्टिकल 107 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वो प्रोविजन बताता है पासिंग ऑफ बिल का, ठीक है। आर्टिकल 107 वो बिल का तरीका बताता है। याद रखना नॉर्मली क्या लिखा है, नॉर्मली आपको क्या पता है कि पहले बिल लोकसभा में भी पास हो सकता है, राज्यसभा में भी पास हो सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो चाहे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस्ड हो। वंस मोर, जो बिल होता है, जो भी बिल है आपका, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी बिल आपका कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक होता है आपका लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और एक राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, एक राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। प्लीज़ ध्यान से समझिए, वही वो बोल रहा है। आर्टिकल 107 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि जो बिल है वो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि एक जो मनी बिल होता है वो कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। एक मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और आर्टिकल 109 डील करता है मनी बिल से, 117 डील करता है फाइनेंशियल बिल से, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बस बेटा, ठीक है, बस इतना ही। इसमें आर्टिकल 107 बताता है कैसे मतलब दोनों हाउस में बिल पास होता है।
आर्टिकल 109 डील करता है मनी बिल से, 117 डील करता है फाइनेंशियल बिल से। और एक याद रखना है कि जो मनी बिल है वो कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में पास होता है। नेक्स्ट आ जाओ, लीगल मेथड्स एंड द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। व्हाट आर द लीगल मेथड्स एंड द कोर्ट सिस्टम इन इंडिया? बहुत सिस्टम है। हायरकी ऑफ कोर्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हायरकी ऑफ कोर्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिएगा, जो सबका बाप है कोर्ट में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, सबका बाप है वो बेटा, ठीक है, सबका बाप है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बताने का है कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि आप यहाँ पे ओरिजिनली एक तो फाइल कर सकते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। भैया रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोग जब पैदा होते हैं ना, तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। अगर वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, मतलब तोड़ा जाता है, तोड़ता कौन है? स्टेट। मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हो, मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, जो आपको मिला है इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो लॉ बोलता है कि आप डायरेक्ट मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट आर्टिकल 32 में लेके। आप अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी होल्ड करता है ये। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है कि आप जैसे हाई कोर्ट से ना खुश है, हाई कोर्ट के देखिए रूल क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल भी हो जाता है, ठीक है। एडवाइजरी भी होता है, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट भी दिया जाता है, ठीक है। बस यही सब है, बस इतना ही। फिर हाई कोर्ट आता है, इस पे आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी फाइल कर सकते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन भी। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, एमसीक्यू में ये ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल राइट्स का ना वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग अपील कौन सा आर्टिकल में कर सकते हैं? 32 में। उसी तरह अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हुआ है, वायलेट हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 226 में, ठीक है। बस फिर देखिए, क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है ना बेटा, क्रिमिनल कोर्ट में जो आप पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 6 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कोर्ट में, देखिए बेटा, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाया हूँ। ये चैप्टर 1 थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, थोड़ा ना सीरियसनेस के साथ इसको समझना पड़ेगा ताकि आप कुछ गड़बड़ ना कर दे एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं जितना मार्क कर रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ, आप उस हिसाब से बस एमसीक्यू में याद रखिएगा जितना मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपके। और जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कि केस पहले कहाँ शुरू होता है, ठीक है। अब पहले कोर्ट ऑफ सेशन होता है, फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट होता है, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ऐसे करके। वाह, दिस इज़ गुड। यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर क्रिमिनल जस्टिस का, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि हम लोग कोई भी कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है, ठीक है। अब पहले स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऐसे करके आप जाते हैं, ठीक है। तो आप इधर से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, आप इधर से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर असिस्टेंट जज के पास पहुंचेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पहुंचेंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये हायरार्की है, ठीक है। अब सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा जजेस का, छोटा छोटा केसेस का अलग जजेस होता है, जैसे कि कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, फिर मुंशी कोर्ट, ये सब स्मॉल मैटर को डील करता है। उसमें अगर आप खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं सब जज क्लास में, ठीक है। फिर उसमें नहीं है तो सबऑर्डिनेट जजेस के पास आप जा सकते हैं। फिर उसमें भी खुश नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही इसका हायरार्की है, ठीक है, ऐसे ही इसका हायरार्की है। और इसमें कोई भी तरह का ध्यान मत दीजिएगा। कुछ ट्राइब्यूनल्स भी बनाया गया है, बट आप प्लीज़ इस ट्राइब्यूनल सिस्टम्स को इग्नोर करिएगा, नीड नहीं है आपको इस पूरे चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ट्राइब्यूनल है जिनको बनाया गया है, ट्राइब्यूनल मतलब जो पर्टिकुलर उसी मैटर से डील करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाया गया इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स का अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए रहता है इम्पोर्टेंट, वो रहता है NCLT, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जैसे यहाँ पे देखो, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल,
ठीक है। अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल कंपनीज एक्ट के अंदर बनता है, जो आप फाइनल में पढ़ेंगे, इंटर में भी पढ़ेंगे। तो ये सब ट्राइब्यूनल भी है, कोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्राइब्यूनल देखिए, कोर्ट सिस्टम में हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, आप कोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, राइट। तो कुछ ट्राइब्यूनल होते हैं जो पर्टिकुलर इसी मैटर्स पे डील करते हैं, जैसे कि ये सब मैटर पे डील करने के लिए कोर्ट खुला गया, समझ आ रहा है। जैसे कंपनीज एक्ट से मैटर ये सुनता है, ठीक है। कस्टम से मतलब ये लोग सुनते हैं, इन लोग का भी ट्राइब्यूनल है। आर्मी वाला लोग का आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल होता है, सबका अपना अपना है। फिर ना एडीआर बनता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बोलने का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाके केस सॉल्व नहीं करते बेटा, हम ना जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं या जो भी जजेस है, जो सीनियर मोस्ट जजेस है, उनको लेके एक अलग से कोर्ट के बाहर एक सिस्टम चालू कर देते हैं, जो कोर्ट का देखो कि बहुत पेंडिंग केसेस है, नॉट पॉसिबल कि हम लोग कोर्ट के थ्रू ही केस को सॉल्व कर पाए, तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक तरीका होता है। देखो, अ प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टी आर सेटल और ब्रॉट टू द रिजल्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी ट्रायल इज नोन एज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग कोर्ट के बाहर रहते हैं और सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इन लोगों का भी डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। अब क्या क्या होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट का, आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कोर्ट के बाहर पार्टी को सुना जाता है और उन लोगों को एक म्यूचुअल कंसेंट पे एक डिसीजन दिया जाता है। फिर आता है कंसिलिएशन, ये भी एक तरह का, जैसे क्या होता है ना, फ़र्क होता है। जैसे आर्बिट्रेशन में जो केस सुनता है आर्बिट्रेटर होता है या आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है, ये बाइंडिंग होता है, मतलब फाइनल होता है। और ये जो होता है ना कंसिलिएशन वाला, वो नॉट बाइंडिंग होता है, मतलब आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आप देख लो। बट हम तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइन को देखो, इधर पार्टी आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिलेटर। तुम उसका बात सुनो, बाइंड करो या ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट वो लोग भी कोशिश करता है। जैसे क्या हुआ था ना, एक तो एग्जाम्पल तुमको देते हैं, जब हमारे रिलायंस कंपनी में जब मुकेश अंबानी जी के, धीरूभाई अंबानी के फादर, मतलब धीरूभाई जो है, धीरूभाई अंबानी, जब उनका डेथ हुआ था, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बहुत झमेला हो रहा था प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स को लेते हुए, ठीक है। तो कोकिला बहन, जो धीरूभाई अंबानी की वाइफ है और मुकेश अंबानी की माँ मानी जाएगी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो झमेला को सॉल्व किया था और उन्होंने कंसिलिएटर बन के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किया था, अब उन दोनों भाई के ऊपर है कि माँ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर ले या नहीं करे। तो उन्होंने काउंसिलेटर की तरह काम किया था, झमेला को वैसे सॉल्व किया था ताकि कोर्ट में जाना ना पड़े। मीडिएशन भी एक तरह का वैसे ही रहता है, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। और मैं सच बताऊं आपको तो प्लीज़ 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 बस ये याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट वाले लोग के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट है और लीगल सर्विस एक्ट है। बस ये सब आप प्लीज़ अवॉइड करिएगा, नीड नहीं है आपको। क्या एडवांटेजेस हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के? बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, बस कम टाइम लगता है। फिर बहुत सारे रेगुलेटरीज बॉडी के बारे में बताया, जैसे कि मैंने बोला लॉ का मतलब होता है रेगुलेशंस जो लाते हैं। अब रेगुलेशंस में बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी है जो पर्टिकुलर काम में लाते हैं, जिसमें से नंबर 1 आता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका मेन काम रहता है, सबसे पहले ये डेवलप हुआ है सेबी एक्ट 1992 में, याद रखिएगा MCQ के लिए कि रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, डेवलप हुए थे सेबी एक्ट 1992 में। इनका काम क्या है कि जो भी कंपनी शेयर इशू करता है उसको देखा जाए कि वो प्रॉपर वे में शेयर इशू हो रहा है कि नहीं हुआ, मेन ऐसे ही इसका काम होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मैटर पे इनका ध्यान देने का ज़्यादा होता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये फॉर्म होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनको फॉर्म किया जाता है। बस थोड़ा बहुत इसको गो थ्रू कर दीजिएगा, सेंट्रल बैंक के बारे में आप पढ़े हुए हैं। उसी तरह से जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग IRDA भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ये बेसिकली इंश्योरेंस वाले लोग से कंपनी में डील करता है, जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ना उनको रेगुलेट करता है। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है कि यहाँ पे सब कुछ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं पॉलिसी होल्डर के साथ, कि इंश्योरेंस कंपनी ठीक है कि नहीं है, ये सब इनका क्या है वो है। फिर ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका जन्म इस एक्ट के अंदर हुआ है, बस ये याद रखिएगा। और इसमें आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
ये जितना भी पॉइंट है इसका MCQs प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इसके MCQs को याद रखिएगा। जैसे कि MCQs और कब फॉर्म हुआ था और मेन काम क्या है। जैसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का मेन काम इसका था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री पे ध्यान देता है, बस ऐसे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये एक मिनिस्ट्री है जो एडमिनिस्टर करता है कंपनीज़ को, एडमिनिस्टर करता है किसको, कंपनीज एक्ट को। नेशनल हाउसिंग बैंक एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेशन और लाइसेंसिंग इशू करता है हाउसिंग फाइनेंस को, ठीक है। बस हो गया, हो गया बेटा, हो गया, बस और कुछ मत पढ़िएगा बेटा, और कुछ पढ़िएगा ही मत। जैसे कि मैं अभी एक तो डेमो दिखा रहा हूँ। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, आर्टिकल 107। ऐसे कर करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल में पावर दिया गया ऑर्डिनेंस पास करने का, आर्टिकल 123। ऐसे करके आप MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बट मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया। थैंक यू सो मच, लव यू।